Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here we have finished our three lessons, unit number 1, 2 and 3. And here is the review. यानी उन 3 यूनिट्स के कंप्लीट होने के बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू का मतलब होता है जायज़ा लेना, ठीक है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हम तीनों यूनिट्स के यानी कंबाइंड जो यानी एक तरह से जायज़ा लेंगे इकट्ठे, यानी इन तीनों यूनिट से रिलेटेड चीज़ें होंगी। इसमें फ़र्स्ट देखते हैं, फ़र्स्ट पार्ट है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं। ये फर्स्ट यूनिट में आपने देखा होगा द लास्ट मन आफ्टर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें ये रिटोरिकल क्वेश्चंस एक्सरसाइज में आपने इसकी प्रैक्टिस की थी। तो वही यानी रिटोरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज है। आपने ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस हैं, इनको आपने रिटोरिकल क्वेश्चंस में चेंज करना है, ठीक है। टर्न दीज स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को, इन बयानात को बदलिए, चेंज कीजिए इनटू रिटोरिकल क्वेश्चंस, रिटोरिकल क्वेश्चंस में यानी कि बयानिया क्वेश्चंस में, क्या कह लें, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे हम स्टेटमेंट स्टेट करते हैं। नंबर 1, यू शुड विजिट द लाहौर फोर्ट। नंबर 2, दिस इज़ द बेस्ट स्कूल एवर। नंबर 3, एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू जिना गार्डन। नंबर 4, यू कैन रिसाइकल टिन्स, प्लास्टिक एंड ग्लास। नंबर 5, इफ़ यू लव लैंग्वेज then try a reputable institute. Number 6, if you want to know more, visit our information desk. Number 7, you should try this formula as per my advice. Number 8, if you love traveling, there are plenty of trips on offer. Okay, now we form rhetorical questions. Let's start. Yes, rhetorical questions देखिए, ये स्टेटमेंट्स है। नंबर 1, यू शुड विज़िट द लाहौर फोर्ट, यानी आपको लाहौर किले का विज़िट करना चाहिए, उसकी सैर करनी चाहिए। तो इसको रिटोरिकल क्वेश्चन में कैसे चेंज करेंगे? अच्छा, रिटोरिकल क्वेश्चंस में आपको आपकी याद दहानी के लिए मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मेमोराइज करें, ज़रा रिकॉल करें अपनी जो हमने फर्स्ट यूनिट में किया था कि जो भी हम रिटोरिकल क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर रियल ना हो, ठीक है। यानी जो रिटोरिकल क्वेश्चंस वो होंगे जो किसी को सोचने पे मजबूर करें, ठीक है, उसका आंसर डेफिनेट ना हो, क्लियर ना हो, ठीक है। तो वो रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 जो स्टेटमेंट है उसका रिटोरिकल क्वेश्चन में कैसे चेंज करेंगे? शुड यू नॉट विजिट द लाहौर फोर्ट, क्या आप लाहौर के किले की सैर नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो वो यानी क्लियर डेफिनेट आंसर नहीं होगा, वो उसको एक्सप्लेन करेगा, डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। तो वो रिटोरिकल क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो नंबर 2 है दिस इज़ द बेस्ट स्कूल एवर, ये बहुत अच्छा स्कूल है। तो इसको रिटोरिकल क्वेश्चन में कैसे चेंज करेंगे? इज़ दिस नॉट द बेस्ट स्कूल एवर, क्या ये सबसे अच्छा स्कूल नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन से ही समझ लगी होगी देख के कि ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना पड़ेगा आंसर में, ठीक है। यानी क्लियर कट आंसर नहीं होगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे मज़ीद, ठीक है। नंबर 3 देखें, नंबर 3 स्टेटमेंट, एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू जिना गार्डन, हर शख्स जिना गार्डन जाना चाहता है। तो इसका रिटोरिकल क्वेश्चन कैसे होगा? डज़ एवरीबॉडी नॉट वांट टू गो टू जिना गार्डन, क्या हर कोई जिना गार्डन में नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो डज़ एवरीबॉडी नॉट वांट टू गो टू जिना गार्डन, ठीक है। तो ये भी आपको समझ लगी होगी कि वो मज़ीद आगे से एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। क्वेश्चन ऐसा है कि वो यानी मज़ीद वो कह रहा है कि वो एक्सप्लेन करके बताएं। अच्छा, नंबर 4 देखिए, यू कैन रिसाइकल टीन्स, प्लास्टिक एंड ग्लास, यानी आप टिन्स, ये जो टिन पैकिंग होती है, टिन्स, प्लास्टिक और ग्लास को, यानी प्लास्टिक और ग्लास शीशे को बोलते हैं, यानी टिन, प्लास्टिक और ग्लास को हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। यानी दोबारा इसको यूज़ में ला सकते हैं, दोबारा से चीज़ें और नई चीज़ें बना सकते हैं। तो इसको रिटोरिकल क्वेश्चन में चेंज करेंगे, कैन यू नॉट रिसाइकल टिन्स, प्लास्टिक एंड ग्लास, क्या आप टिन, प्लास्टिक और ग्लास को दोबारा यानी रिसाइकल नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये रिटोरिकल क्वेश्चन होगा। नंबर 5 है, इफ़ यू लव लैंग्वेज देन ट्राई अ रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट, कि अगर आप लैंग्वेज से यानी आपको लैंग्वेज पसंद है, ज़ुबान पसंद है, तो आप यानी मशहूर जो इंस्टीट्यूट है, इदारा है, उसमें ट्राई करें, उसमें यानी उसमें दाखिला लें, उसमें कोशिश करें, उसमें आप उसकी क्लास लें, ठीक है। यानी आप वहाँ पे जा सकते हो अगर आपको लैंग्वेज सीखने का शौक़ है, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो इसको रिटोरिकल क्वेश्चन में कैसे करेंगे? इन केस यू लव लैंग्वेज डू यू नॉट टू ट्राई रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट, अगर आपको लैंग्वेज से मोहब्बत है, अगर आप लैंग्वेज को पसंद करते हो, तो क्या आप मशहूर इंस्टीट्यूट में जाना पसंद नहीं करते? ठीक है। इन केस यू लव लैंग्वेज डू यू नॉट टू ट्राई अ रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट है नंबर 6 स्टेटमेंट देखें। इफ़ यू वांट टू नो मोर विजिट आवर इंफॉर्मेशन डेस्क, अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमारे मालूमाती डेस्क पर यानी विज़िट कर लें, या उसकी वहाँ पे आप यानी मालूमात ले लें वहाँ से। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? डू यू नॉट वांट टू नो मोर आवर इंफॉर्मेशन डेस्क, क्या मज़ीद हमारे मालूमाती डेस्क से नहीं जानना चाहते? ठीक है, डू यू नॉट वांट टू नो मोर आवर इंफॉर्मेशन डेस्क। ओके, नंबर 7, यू शुड ट्राई दिस फार्मूला एज़ पर माई एडवाइस, आपको मेरे नसीहत यानी इस फार्मूले पर इस फार्मूले को ट्राई करना चाहिए, इस फार्मूले को देखना चाहिए मेरी एडवाइस पर, मेरी नसीहत पर। ठीक है, मेरी नसीहत पर इस फार्मूले को ट्राई करना चाहिए। तो इसका रिटोरिकल क्वेश्चन होगा, शुड यू नॉट ट्राई दिस फार्मूला एज़ पर माई एडवाइस, यानी क्या आप मेरी नसीहत पर इस फार्मूला को ट्राई नहीं करना चाह रहे? ठीक है, यानी आप मेरी नसीहत पर, मेरे मशवरे पर इस फार्मूले को ट्राई नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, नंबर 8 है। नंबर 8 स्टेटमेंट देखें। इफ़ यू लव ट्रैवलिंग देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रिप्स ऑन ऑफ़र। इफ़ यू लव ट्रैवलिंग, अगर आप सफ़र करना पसंद करते हो, देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रिप्स, तो बहुत से ट्रिप्स हैं, बहुत से ऐसे यानी दौरे हैं ऑन ऑफ़र जिनकी पेशकश हो सकती है, जिनकी पेशकश होती है। ठीक है, बहुत से दौरों की पेशकश होती है। तो इसको कैसे करेंगे? इन केस यू लव ट्रैवलिंग, अगर आप यानी ट्रैवलिंग से आपको इश्क है, प्यार है, यानी ट्रैवलिंग करना आपको पसंद है, सफ़र करना आपको पसंद है। आर देयर नॉट प्लेंटी ऑफ ट्रिप्स ऑन ऑफ़र, तो क्या दूसरा वहाँ पे बहुत सारे ट्रिप्स की ऑफ़र नहीं है? क्या बहुत से ट्रिप्स की ऑफ़र नहीं है, यानी बहुत से ट्रिप्स की या दौरों की पेशकश नहीं है? ठीक है, तो ये हमारे पास रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ये रिटोरिकल क्वेश्चंस के बाद रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में वो पार्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये इसका बी पार्ट है, रिव्यू एक्सरसाइज का बी पार्ट, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी ये रीडिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, यानी आपकी कंप्रीहेंशन के लिए ये एक्टिविटीज़ दी होती हैं कि आया आपको रीडिंग की नाउ हुई है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 देखिए, रीड एंड मैच राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, यानी हमने ये इनको रीड करना है और राइमिंग वर्ड्स को हमने मैच करना है। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? यानी जो वॉल साउंड्स जो सेम होती हैं उनको हमने मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में वर्ड्स हैं और नेक्स्ट कॉलम में राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में देखिए, रस्ट का मतलब होता है जंग, ग्रैंड अजीम, शानदार, ब्राउन खाकी रंग है, खाकी रंग, फ्लैश चमक को बोलते हैं। ठीक है, या जिस तरह होता है फ्लैश, यानी कोई भी चीज़ की फ्लैश, चमक, मान पड़ना, ऐसे। प्राइड फ़ख्र, गुरूर। अच्छा, इसके राइमिंग वर्ड्स क्या हैं? अभी हम इसको देखते हैं, राइमिंग वर्ड्स को मैच करते हैं। रस्ट, राइमिंग वर्ड्स हैं डाउन का मतलब होता है यानी नीचे की तरफ। ब्राइड मतलब दुल्हन। मस्ट
लाजमी, लाजमी करना, लाजमी, पक्का, ताकीद करना, ठीक है। सैंड, रेत, ऐश, राख, राख को बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स के साथ हम ज्वाइन करते हैं जिनके वाउल साउंड जो है सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रस्ट, फर्स्ट वर्ड है रस्ट, रस्ट को हमने मैच किया है मस्ट के साथ, ठीक है। राइमिंग वर्ड है मस्ट, रस्ट, मस्ट, ओके। आप देखिए राइम्स यानी राइमिंग पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। रस्ट, मस्ट। नेक्स्ट है ग्रैंड, ग्रैंड सैंड, ग्रैंड सैंड, एंड यानी वो यानी राइमिंग पैटर्न है एंड, तो ग्रैंड को सैंड के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है ब्राउन, ब्राउन डाउन, ठीक है। ऑन, ब्राउन डाउन मैच करेंगे। अच्छा नेक्स्ट है फ्लैश, फ्लैश, ऐश, राइमिंग पैटर्न देखें, ऐश, फ्लैश, ऐश, ठीक है, इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है प्राइड, आइड, ब्राइड, आइड, प्राइड, ब्राइड, ठीक है। प्राइड को ब्राइड के साथ मैच करेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वर्ड देखें हमारे पास वर्ड्स हैं हाई, हाई का मतलब होता है बुलंद, ऊंचा, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, मजबूत, माइट, माइट का मतलब भी ताकतवर है और ये मे की सेकंड और थर्ड फॉर्म के तौर पे भी यूज़ होता है, यानी कर सकने की पोजीशन को शो करता है माइट, इसका मतलब ताकतवर भी होता है वैसे। अच्छा एम्पायर, एम्पायर मीन सल्तनत, किंगडम। अच्छा सफ़र, सफ़र बर्दाश्त करना, मुसाइब बर्दाश्त करना, किस चीज़ में आजमाइश में मुब्तला हो गए वो उसको बर्दाश्त करना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट राइमिंग वर्ड्स देखें, थ्रोंग, थ्रोंग का मतलब होता है यानी इकट्ठा करना, हजूम, भीड़। साई, आ बढ़ना, ठीक है। रफ़र, खुरदरा, सख्त, हार्शर। अच्छा नेक्स्ट है फ्लाइट, फ्लाइट परवाज़ को बोलते हैं। एस्पायर, एस्पायर यानी जोश, वलवला, ठीक है। अच्छा अब हम वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स के साथ हम मैच करते हैं। तो हाई, हाई, साई, IGH, IGH राइमिंग पैटर्न है, आई, ठीक है। हाई, आई, साई, हाई, साई, ठीक है, इसको हमने मैच किया। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, थ्रोंग, ओंग, इसका राइमिंग पैटर्न है स्ट्रॉन्ग, थ्रोंग, ठीक है, मैच करेंगे। नेक्स्ट है माइट, माइट, फ्लाइट, आइट, इसका राइमिंग पैटर्न है आइट, माइट, फ्लाइट, मैच करेंगे। नेक्स्ट है एम्पायर, एम्पायर, स्पायर यानी आयर, आयर इसका पायर, पायर राइमिंग पैटर्न है एम्पायर, स्पायर, ठीक है, पायर, स्पायर को मैच करेंगे। नेक्स्ट है सफ़र, सफ़र, रफ़र, अर, इसका राइमिंग पैटर्न है सफ़र, रफ़र, ठीक है, ये मैच करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेकिन ये हम पार्ट जो है क्वेश्चन आंसर्स का अलग से हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यस क्वेश्चन आंसर्स के बाद वो हम ये पार्ट 3 देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स हम फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, वो हम सेपरेट करेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मैच ईच वर्ड विद द रेलिवेंट मीनिंग, ठीक है, यानी हमने हर वर्ड को उसके रेलिवेंट उसके मुतल्लिका मीनिंग से, अल्फाज मायने से हमने मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है सरमन, सरमन मीन खुतबा एंड एड्रेस ऑन अ रिलीजियस टॉपिक, किसी भी मजहबी मजमून पर कोई भी खिताब या खुतबा, ठीक है। सरमन को हमने मैच किया एंड एड्रेस ऑन अ रिलीजियस सब्जेक्ट, किसी भी मजहबी मजमून पर खुतबा या खिताब, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है चस्टाइज, चस्टाइज का मतलब होता है सज़ा देना, चस्टाइज, चस्टाइज इसको मैच करेंगे टू पनिश, पनिश का मतलब भी सज़ा देना होता है, ठीक है, चस्टाइज, टू पनिश। नेक्स्ट वर्ड है बाउंडेड, बाउंडेड मीन ज़ख्मी होना, यहाँ पे मीनिंग में देखें इंजर्ड बाय वेपन, यानी किसी हथियार से ज़ख्मी होना, किसी हथियार से ज़ख्मी हुआ, बाउंडेड ज़ख्मी हुआ, इंजर्ड बाय वेपन किसी हथियार से ज़ख्मी हुआ, बाउंडेड, इंजर्ड बाय वेपन, ठीक है, मैच करेंगे। ओके नेक्स्ट है मिशन, मिशन का मतलब होता है मकसद, मंजिल,
तो इसको मैच करेंगे हम गोल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मकसद, गोल मंजिल, मकसद, ये इसी मीनिंग में यूज़ होता है। मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है वेलर। वेलर का मतलब होता है बहादुरी। तो यहाँ पे देखें, वेलर को ग्रेट करेज, बहादुरी, हौसला, ठीक है। वेलर, ग्रेट करेज। नेक्स्ट है रेवरेंस। रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है इज़्ज़त, एहतराम। तो यहाँ पे इसका जो रेलिवेंट मीनिंग है वो है ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तारीफ़, ठीक है। रेवरेंस, ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सोर्ड। सोर्ड मीन तलवार। अच्छा ना, यहाँ पे रेलिवेंट मीनिंग क्या होगा? अ वेपन विद अ लॉन्ग मेटल ब्लेड, यानी एक हथियार जिसका एक लंबा यानी धाती जो ब्लेड होता है, ठीक है। तो उसे हम सोर्ड बोलेंगे, ठीक है। सोर्ड, अ वेपन विद अ लॉन्ग मेटल ब्लेड, ओके। इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है ख्वाहिश, शान शौकत, चमक, चमक, किसी चीज़ की शाइन, ब्राइट, ब्राइटनेस, ग्लो, ठीक है। तो लस्टर का ये मीनिंग होता है। और इसका यहाँ पे हम रेलिवेंट मीनिंग देखते हैं, ग्लोरी आर डिस्टिंक्शन, ठीक है। मैंने आपको बताया ना इसका मीनिंग शाइन, ग्लो, शान शौकत, अजमत, बरतरी और चमक उसमें आता है। तो इसको हम इसके साथ मैच करेंगे, ग्लोरी आर डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड्स words matching with relevant meaning. And now we see the part 4. Read aloud each word and underline the silent letters. यानी हमें इन वर्ड्स को रीड करना है और जो साइलेंट लेटर्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड देखें, राइट, WRITE, राइट। लेकिन हम इसमें W को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, W की साउंड हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे, राइट। तो W यहाँ पे साइलेंट लेटर है, ठीक है। तो इसको हमने अंडरलाइन किया है W को, राइट। नेक्स्ट है थम। थम, राइट का मतलब होता है लिखना, थम अंगूठा, ठीक है, थम। तो यहाँ पे B साइलेंट है, ठीक है, थम अंगूठा, हाथ का अंगूठा। नेक्स्ट है सेंट। सेंट, इसमें S साइलेंट है, CENT, सेंट, SCENT, सेंट, ठीक है, S साइलेंट है। इसका मतलब होता है खुशबू, इतर, सेंट, ठीक है। नेक्स्ट है अपोसल। अपोसल, अपोसल मीन नबी, रसूल, ठीक है। यहाँ पे T साइलेंट है, अपोसल, अपोसल, नबी, रसूल, ठीक है। T साइलेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्लाइम। क्लाइम, चढ़ना, ऊपर चढ़ना, B साइलेंट है। नेक्स्ट है नोब, KNOB, नोब, यहाँ पे K साइलेंट है, नोब, ठीक है। नोब आपने देखा होगा, इसका मीनिंग होता है कोई गांठ, कोई उभरी हुई, गोल उभरी हुई चीज़, ठीक है, उसके मीनिंग में लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखें, डिज़ाइन। डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन, जैसे अच्छा नोब, नोब में के साइलेंट है, ठीक है। अच्छा, उसको हमने अंडरलाइन किया है के को। नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइन। डिज़ाइन, जी साइलेंट है, यहाँ पे हमने जी की साउंड को हमने प्रोनाउंस नहीं किया, ठीक है। जी की साउंड क्या होती है? ग। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन, मीनिंग जो जी की साउंड है उसको हम प्रोनाउंस नहीं करें, तो ये साइलेंट लेटर है। डिज़ाइन, जी को अंडरलाइन करेंगे, ये साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट है सोर्ड। सोर्ड मीन तलवार, यानी यहाँ पे सोर्ड W को प्रोनाउंस नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये साइलेंट लेटर होगा, सोर्ड। अच्छा, सोर्ड तलवार। और नेक्स्ट जी, ये डिज़ाइन, डिज़ाइन का मीनिंग था नमूना, ठीक है, वो मैं बताना भूल गई। डिज़ाइन का मतलब डिज़ाइन भी होता है, डिज़ाइन भी कह सकते हैं, नमूना भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सोर्ड के बाद है नेक्स्ट वर्ड हु। W की साउंड यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं हो रही, हु, कौन, ठीक है। W को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है डाउट। डाउट में B साइलेंट है, ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे, डाउट, बी
अंडरलाइन किया साइलेंट लेटर है, ठीक है। बी की साउंड प्रोनाउंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हेम, HYMN, हेम। हेम का मतलब होता है शक, जो हेम का मतलब होता है हमद, यानी कोई भी अल्लाह की तारीफ़ में कोई तारीफ़ी कलमात कहना, ठीक है, उसको हेम बोलते हैं, हेम। एन को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है। एन साइलेंट लेटर है, हेम, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है एच, एच इसमें डी प्रोनाउंस नहीं हो रहा, इसकी साउंड नहीं आ रही, तो ये साइलेंट लेटर होगा, ठीक है। एच, डी को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है एच का मतलब होता है सिरा, ठीक है, कोई किनारा, सिरा। अच्छा नेक्स्ट है लैम, लैम, लैम मीन यानी कोई भी जो होगा शीप का जो बच्चा होगा, किड होगा उसका, उसको हम बोलेंगे लैम, ठीक है। तो यहाँ पे बी साइलेंट लेटर होगा, लैम। जब बोलते हैं प्रोनाउंस करते हैं तो बी की साउंड प्रोनाउंस नहीं कर रहे होते, ठीक है, लैम। नेक्स्ट है डेट, डेट मीन उधार देना, कर्ज़े पे देना, यानी कर्ज देना, डेट, या डेट कर्ज लेना भी होता है। तो बी, बी यहाँ पे साइलेंट है, इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे, डेट, ठीक है, बी साइलेंट है। नेक्स्ट है ब्रीथ, ब्रीथ, ब्रीथ में ई साइलेंट है, ठीक है, BREATH, ब्रीथ, TH की साउंड द, ठीक है, ब्रीथ, तो ई साइलेंट है, ब्रीथ, सांस लेना, ठीक है। नेक्स्ट है सैंडविच, इसमें हम अक्सर हम ये बोलते हुए गलती करते हैं, सैंडविच बोलते हैं, सैंडविच, ठीक है, तो ये हम गलत बोल रहे थे, गलत प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। इसमें डी साइलेंट लेटर है, हम इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे सैंडविच, 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 डी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है, डी की साउंड को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, डी साइलेंट लेटर है, ठीक है, सैंडविच, सैंडविच, ओके। आई होप you have got the knowledge from this video, by this video, and if you like the video, please like, comment and share the video, and if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support me, and don't forget bell icon button so that you can may receive the notification of new video, new lesson, okay. Okay, see you in the next video. Till then, bye. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hello, 7th class. Here is the question and answers of lesson number. ये रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट देख रहे हैं, सेकंड पार्ट है इसका। इसमें आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है न्यूमरेट द मेन पॉइंट्स और रूल्स ऑफ द लास्ट sermon ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनोमिनेट शुमार करें द मेन पॉइंट्स, जो बुनियादी नुक्ते हैं, जो बुनियादी पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, और रूल्स ऑफ द रसूल, रूल्स ऑफ द लास्ट sermon ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी खुतबा है उसके रूल्स या जो उसके मेन पॉइंट्स हैं वो शुमार करें, ठीक है, वो बताने हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द पॉइंट्स, यानी उनका की वजाहत करें, बयान करें, वजाहत से बयान करें इन द लास्ट sermon, जो कि आखिरी खुतबे में आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान हुए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के जो पॉइंट्स हैं, जो बुनियादी नुक्ते हैं, उनको वजाहत से बयान करें, यानी उनकी वजाहत करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अबाउट द हेरोइक डेट्स ऑफ एन अवार्डी ऑफ निशान हैदर हु सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द नेशन, ठीक है। तो यानी जो भी निशान हैदर जिनको मिला है, जिनको निशान हैदर का अवार्ड मिला है, उसके जो हीरोइना अमाल थे, यानी कि जो उनके यानी हीरो के तौर पे जो उन्होंने अमाल किए वो, और अपनी जान कौम के लिए कुर्बान की, वो हमने उनके बारे में राइट करना है, ठीक है, उनके बारे में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डू वी पे होमेज टू दोज मिलिट्री हीरोज़ हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, ठीक है। हाउ डू वी पे होमेज, हम कैसे खराज तहसीन
पेश कर सकते हैं टू दोज मिलिट्री हीरोज़, उन फौजी हीरोज़ को, उन फौजी जवानों को हु लेड डाउन देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में लिखना है कि हम उन फौजी जवानों को कैसे खराज तहसीन पेश कर सकते हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए जानें कुर्बान की हैं। ठीक है, इसका आंसर करना है। और नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वैल्यूज़ शुड अ नेशन पोजेस टू इंक्रीज द नेशनल प्राइड। ठीक है, विच वैल्यूज़ शुड अ नेशन पोजेस, यानी एक कौम को कौन सी वैल्यूज़, कौन सी इक़दार रखनी चाहिए टू इंक्रीज़ इट्स नेशनल प्राइड, उसकी कौमी यानी फ़ख्र गुरूर को बढ़ाने के लिए एक कौम के पास कौन सी खसूसियात, कौन सी वैल्यूज़, इक़दार होनी चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द जनरल मैसेज ऑफ द पोएम अ नेशन स्ट्रेंथ, यानी अ नेशन स्ट्रेंथ जो पोएम है उसमें जो आम जो मैसेज दिया गया वो क्या है। ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो चलिए फिर अब हम इनके क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ enumerate the main points or rules of the last sermon of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो इसका जो लेसन में जो मेन पॉइंट्स हैं, जो लास्ट सरमन के जो मेन पॉइंट्स हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे यानी डिस्क्राइब करेंगे। जो आपकी बुक में जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी हेडिंग के साथ वो उन्होंने दिए हैं। ठीक है, उन्हीं को हम एनुमरेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, मेन पॉइंट्स ऑफ द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम्स, ब्लड रिवेंज एंड यूजरी, राइट्स ऑफ वुमेन, वर्शिप ऑफ अल्लाह, इक्वालिटी, द कुरान एंड द सुन्ना, बेरिंग विटनेस। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास लास्ट सरमन के यानी हज़रत वसल्लम के आखिरी खुतबे से ये लिए गए हैं, यानी मेन पॉइंट्स ये हैं। ठीक है, यानी मुसलमानों के माल और ज़िंदगी का, मुसलमानों की ज़िंदगी और माल। दूसरा पॉइंट है ब्लड रिवेंज एंड यूजरी, यानी खून का बदला और सूदखोरी। यूजरी का मतलब होता है सूदखोरी। राइट्स ऑफ वुमेन, औरतों के हकूक़। वर्शिप ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत। इक्वालिटी, मसावात, भाईचारे को बोलते हैं। द कुरान एंड द सुन्ना, कुरान और सुन्नत। लास्ट पॉइंट है बेरिंग विटनेस, यानी गवाही देना। बेरिंग विटनेस, गवाही देना। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं जो हमने एनुमरेट किए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्लेन द पॉइंट्स इन द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो हमने पॉइंट्स अभी एनुमरेट किए हैं उनको हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि वजाहत से बयान करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हज़रत वसल्लम ने फरमाया, योर ब्लड एंड प्रॉपर्टी, योर ऑनर आर एज सेक्रेड एज दिस डे, दिस मंथ एंड दिस सिटी। ठीक है, हज़रत वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा खून, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज़्ज़त ऐसे ही मोहतरम हैं जैसे कि ये दिन, ये महीना और ये शहर। ठीक है, ही फॉरबेड द ब्लड फ्रेंच एंड द यूजी। फॉरबिड की सेकंड फॉर्म है फॉरबेड, मना करना, हराम करना। ठीक है, आपने खून के बदला और सूदखोरी को हराम करार दिया, यानी ममनू करार दिया। हराम है ये खून बहाव और सूदखोरी। अच्छा, द नेक्स्ट है ही स्ट्रेस द राइट ऑफ वुमेन आल्सो, आपने औरतों के हकूक़ के ऊपर भी जोर दिया, यानी ख़वातीन के हकूक़ की बात की। ही एम्फसाइज द वर्शिप ऑफ अल्लाह, टू ऑफर प्रेयर्स, टू फास्ट इन रमज़ान एंड पे ज़कात, परफॉर्म हज। ठीक है, आपने अल्लाह ताला की इबादत की ताकीद की, कि एम्फसाइज का मतलब होता है ताकीद करना। ठीक है, अल्लाह ताला की इबादत की ताकीद की, जैसे कि नमाज़ पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, ज़कात अदा करना और हज अदा करना। ठीक है, यानी जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं हम उनको उन पर अमल करें, उनकी फरमाबरदारी करें, तो वो हमारे लिए अल्लाह ताला की इबादत होती है, अल्लाह ताला की इबादत में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ही सेड ऑल मैनकाइंड इज़ फ्रॉम आदम एंड ईव, यानी सब आप सल्लल्लाहु ने फरमाया सारी इंसानियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा से हैं, यानी हज़रत आदम और हवा से हैं। नो वन इज़ सुपीरियर, कोई भी
बरतर नहीं है, कोई भी बुलंदतर नहीं है देन अदर्स, दूसरों से, एक्सेप्ट पाइटी एंड गुड डीड्स, सिवाय तकवा और अच्छे अमाल के। ठीक है। ही सेड, आप ने फरमाया, वेरीली आई हैव लेफ्ट अमंग यू, मैं आपके दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, द बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की किताब, होल्ड फास्ट टू इट, इसे मजबूती से पकड़े रहें, यू शैल नेवर गो अस्ट्रे, तो आप कभी भी गुमराह नहीं होंगे। ठीक है। तो ये हमने मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यानी हमने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अबाउट द हीरोइक डीड्स ऑफ एन अवार्डी ऑफ निशान हैदर हु सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द नेशन। ठीक है। यानी हमने जो निशान हैदर के अवार्डी हैं, जो उनके हीरोइक डीड्स के बारे में, उनके जो हीरोइक अमाल हैं, जो उनके हीरोइना जो उन्होंने अमाल किए, जो उन्होंने काम किए, उन अपनी जो ज़िंदगी है वो उन्होंने कौम के लिए कुर्बान की, उनके बारे में हमने बताना है। ठीक है। तो इसका आंसर है ऑन 20 अगस्त 1971, 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास डेलिबरेटली, राशिद मिन्हास ने जानबूझकर क्रैश्ड हिज प्लेन, अपना जहाज़ तबाह किया, इन ऑर्डर टू कंट्रोल, काबू करने के लिए, कब्ज़ा लेने के लिए, टू प्रिवेंट द एयरक्राफ्ट के तारे को रोकें, फ्राम बीइंग टेकन टू इंडिया, इंडिया ले जाए जाने से, इंडिया ले जाए जाने से रोकने के लिए उन्होंने जानबूझकर जहाज़ को तबाह कर दिया। ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ, आपने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की, फॉर द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए। ही वाज अवार्डेड, आपको नवाजा गया, विद निशानी हैदर फॉर हिज ग्रेट करेज एंड ब्रेवरी, अजीम हौसले, अजीम बहादुरी की वजह से आपको निशानी हैदर से नवाजा गया। यस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ डू वी पे होमेज टू दोज मिलिट्री हीरोज़ हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। ठीक है। हम कैसे उनको खराज यानी फ़ौजी जवानों को कैसे खराज तहसीन पेश कर सकते हैं हु लेड डाउन देयर लाइव्स, जो अपनी जाने मुल्क के लिए कुर्बान करते हैं। ठीक है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। वो पे होमेज टू दोज मिलिट्री हीरोज़, हम खराज तहसीन पेश करते हैं उन फ़ौजी जवानों को, उन फ़ौजी हीरोज़ को, हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, जिन्होंने मुल्क के लिए जानें कुर्बान की, बाय रिमेंबरिंग दैम, उन्हें याद करते हुए, एज नेशनल हीरो विद रेवरेंस, इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको नेशनल हीरो के तौर पे याद करते हुए, ड्यू टू हिज ब्रेवरी, उनके बहादुरी, एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस, और अजीम कुर्बानी की वजह से। ठीक है। अजीम कुर्बानी और बहादुरी की वजह से उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ नेशनल हीरो के तौर पर याद करते हुए हम उनको खराज तहसीन पेश कर सकते हैं। ठीक है। और हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि दूसरा, उन्हें आफ्टर डेथ वी कैन गिव दैम द अवार्ड निशान हैदर। ठीक है। हम उनको निशान हैदर, आला तरीन एजाज़ निशान हैदर देकर और उनकी हीरोना खदमात को बयान करते हुए, उनको याद करते हुए हम उनको खराज तहसीन पेश कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वैल्यूज़ शुड अ नेशन पोजेस टू इंक्रीज नेशनल प्राइड। ठीक है। कि किसी कौम में कौन सी वो वैल्यूज़ इकदार होनी चाहिए, खसूसियात होनी चाहिए या खूबियाँ होनी चाहिए किसी भी कौम के फ़ख्र को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो इसका आंसर है अ नेशन शुड पोजेस द वैल्यूज़ ऑफ ग्रेट करेज, वैलर एंड ब्रेवरी, दे शुड हैव द करेज टू सेक्रीफाइस द लाइव्स फॉर द ऑनर सेक ऑफ देयर कंट्री। ठीक है। कि किसी भी एक कौम शुड पोजेस, रखनी चाहिए, द वैल्यूज़ ऑफ ग्रेट करेज, अजीम हौसले की, अजीम हौसला, वेलर बहादुरी, एंड ब्रेवरी, ये भी बहादुरी के मीनिंग में आता है। ठीक है। यानी ग्रेट करेज, वेलर और ब्रेवरी की खसूसियात होनी चाहिए, एंड दे शुड हैव द करेज टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, और उनमें इतना हौसला होना चाहिए कि वो अपनी जानें कुर्बान करें अपने मुल्क की इज़्ज़त की खातिर। ठीक है। तो ये खसूसियात होनी चाहिए, वैल्यूज़ इकदार होनी चाहिए। ठीक है। किसी भी कौम को, कौम के फ़ख्र व गुरूर को बढ़ाने के लिए किसी भी कौम में ये खसूसियात होनी चाहिए, इकदार होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द
जनरल मैसेज ऑफ द पोएम अ नेशन स्ट्रेंथ, यानी अ नेशन स्ट्रेंथ जो पोएम है उसका जो आम पैगाम है वो क्या है? तो इसका आंसर है द जनरल मैसेज ऑफ द पोएम अ नेशन स्ट्रेंथ इज़ दैट ओनली ब्रेव पीपल कैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। यानी अ नेशन स्ट्रेंथ पोएम का जो आम मैसेज है वो है कि सिर्फ बहादुर लोग ही कौम को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, यानी आइडल पीपल जो या जो दूसरी चीज़ें जैसे दूसरा चीज़ें हैं, दौलत है, सोना चांदी इसमें आ सकता है, ये चीज़ें जो कोई भी चीज़ें यानी वो किसी भी कौम को मजबूत नहीं बना सकती। इसका ताल्लुक किरदार से है और जो बहादुर पीपल हैं, बाकिरदार जो लोग हैं, वो एक कौम को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू हैव got the idea, got the concept of the question answers, about the question answers. And if you have doubts something related to these questions, please ask in comment box and I will reply you. And if you have learned something useful in this video, please like, comment and share the video. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and don't forget the press bell icon button so can you may receive the new notification of new lessons. Okay, see you in the next video. Till then, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज में वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट देखेंगे। ठीक है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर में ये फर्स्ट सेक्शन देखें। वर्ड्स आर मेड अप ऑफ पार्ट्स कॉल्ड सिलेबल्स, यानी कि जो वर्ड्स हैं वो सिलेबल के पार्ट से डिवाइड किए जाते हैं। यानी हर वर्ड में डिफरेंट सिलेबल्स होते हैं और एक वर्ड को सिलेबल से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, उसके पार्ट जो हैं वो सिलेबल के लिहाज से उसको पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है किसी भी वर्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है काउंट द सिलेबल्स बाय क्लैपिंग एज यू रीड एज ईच वर्ड, यूज़ अ मार्क डैश टू शो सिलेबल डिवीजन। ठीक है, तो हमने वर्ड्स को डैश का वो जो है मार्क लगाना है, डैश से हम यानी पॉइंट आउट करेंगे कि इस वर्ड्स में इतने सिलेबल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मीन यानी इश्तिहार देना, कोई तरगीब दिलाना, भूख बढ़ाना। ठीक है, तो इसका ये मीनिंग होता है और इसके सिलेबल देखें, टेम्पटिंग। एज यू नो सिलेबल इज़ अ वाउल साउंड और जिसमें एक वर्ड में यानी डिफरेंट वॉल साउंड भी हो सकती हैं, यानी वन वॉल साउंड, सेकंड यानी टू वॉल साउंड्स भी हो सकती हैं, थ्री वॉल साउंड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर एक है तो वो उसको वन सिलेबल वर्ड कहेंगे, अगर टू है तो उसको टू सिलेबल वर्ड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पटिंग, टैम वन वॉल साउंड है, टेम्पटिंग इंग। ठीक है, टेम्पटिंग टू वॉल साउंड्स हैं तो ये टू सिलेबल वर्ड है। ठीक है, तो इसको हमने ये डैश से करके पंच यानी सिलेबल के लिहाज से हमने वर्ड को डिवाइड किया। ठीक है, टू सिलेबल्स हैं, टेम्पटिंग। ठीक है, नंबर 2 है किंगडम। किंगडम सल्तनत को बोलते हैं, बादशाहत को बोलते हैं। किंगडम यानी टू सिलेबल हैं, किंगडम ठीक है, यानी टू वॉल साउंड्स हैं तो ये टू सिलेबल वर्ड है, किंगडम। ठीक है, नंबर 3 देखें, सिंकिंग। सिंकिंग, ठीक है, तो ये टू सिलेबल वर्ड है, सिंकिंग। अच्छा, नेक्स्ट देखें नंबर 4, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, ठीक है, इसमें 3 साउंड्स आ रही हैं, 3 वॉल साउंड्स आ रही हैं, बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई, तो ये थ्री सिलेबल वर्ड है। ठीक है, अच्छा नंबर 5 देखें, एलिफेंट। एलिफेंट यानी टू वॉल साउंड्स हैं तो ये टू सिलेबल वर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी यानी स्ट्रॉ वन वॉल साउंड है, बेरी ए बेरी। ठीक है, टू वॉल साउंड्स हैं तो ये टू सिलेबल
वर्ड हुआ, ठीक है, 2 सिलेबल वर्ड है स्ट्रॉबेरी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, सिस्टर। सिस्टर बहन को बोलते हैं सिस्टर, ठीक है। सिस में ई की साउंड आ रही है, टर सिस्टर, 2 वॉल साउंड्स हैं, तो सिस्टर 2 सिलेबल वर्ड है। नंबर 8 देखिए, फैमिली। फैमिली इसको हम सिलेबल के लिहाज से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितनी वॉल साउंड्स हैं। फैमिली, फैमिली, ठीक है, ये 3 सिलेबल वर्ड है, ठीक है। नंबर 10 है, नंबर 9, विंटर। विंटर 2 सिलेबल वर्ड हैं, यानी 2 वॉल साउंड्स हैं, तो ये 2 सिलेबल वर्ड हुआ विंटर, ठीक है। नंबर 10 देखें, फॉर एवर। फॉर एवर, फॉर एवर, यानी 3 वॉल साउंड्स आ रही हैं, तो ये 3 सिलेबल वर्ड हुआ, ठीक है। यानी ये हमारे पास सिलेबल के लिहाज से हमने इनको वर्ड्स को डिवाइड कर लिया। दूसरा डैश को मार्क करके हमने सिलेबल के लिहाज से हमने वर्ड को डिवाइड किया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर का सेकंड पार्ट है, पुट इन एन अपॉस्ट्रॉफी वेयर इज़ नीडेड, ठीक है, कि अपॉस्ट्रॉफी हमने लगाना है जहाँ पे कि ये नीडेड हो। और आपको पता है अपॉस्ट्रॉफी के रूल क्या हैं, कि अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम पोजेशन शो करने के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। दूसरा, किसी भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम किसी लेटर को ओमिट करने के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। और तीसरा, जब हम यानी प्लूरल नाउन जो हैं उनको यानी उनके साथ भी हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द बेबीज़ टॉय। बेबीज़ टॉय यानी बेबी सिंगुलर है, बेबीज़ टॉय यानी पोजेशन को शो कर रहा है, बेबीज़ टॉय, ठीक है। तो बेबी के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगाया, बेबीज़ टॉय, पोजेशन को शो कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है फ्रेंड्स पेरेंट्स। फ्रेंड्स पेरेंट्स यानी दोस्त के वालदैन, ठीक है। तो फ्रेंड सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स पोजेशन को शो कर रहा है, फ्रेंड्स पेरेंट्स, फ्रेंड के बाद अपॉस्ट्रॉफी, फ्रेंड्स पेरेंट्स पोजेशन को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सोलमन्स विजडम यानी सुलेमान की अक्लमंदी, दानिशमंदी, सोलमन्स विजडम, ठीक है। सोलमन सिंगुलर नेम है और इसके साथ अपॉस्ट्रॉफी लगा के सोलमन्स पोजेशन शो किया है, सोलमन्स विजडम यानी सुलेमान की अक्लमंदी, दानिशमंदी, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर्स बुक। टीचर सिंगुलर है और इसके साथ पोजेशन को शो करने के लिए टीचर्स बुक, टीचर की, उस्ताद की किताब, ठीक है। नेक्स्ट है माई ब्रदर्स बाइसाइकिल। बाइसिकल भी बोलते हैं इसको। माई ब्रदर्स सिंगुलर है, ब्रदर्स पोजेशन को शो करने के लिए माई ब्रदर्स बाइसिकल यानी मेरे भाई की बाइसिकल। अच्छा, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कार्ड। स्टूडेंट सिंगुलर, उसकी पोजेशन को शो करने के लिए अपॉस्ट्रॉफी के साथ एस ऐड किया, तो हमारे पास स्टूडेंट्स कार्ड यानी तालिब इल्म का कार्ड, ठीक है, पोजेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है पाकिस्तान्स इकॉनमी। पाकिस्तान सिंगुलर है, इसके साथ अपॉस्ट्रॉफी लगा के एस ऐड करेंगे तो पाकिस्तान्स पोजेशन को शो करेगा, पाकिस्तान्स इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी, एक पाकिस्तान की मैशत, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ सरफेस। अर्थ ज़मीन सिंगुलर है, अर्थ्स यानी पोजेशन को शो कर रही है, अर्थ के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगा के एस को ऐड किया, अर्थ सरफेस यानी ज़मीन की सतह, ठीक है। नेक्स्ट है हीज़ यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ही इज़, आई को ओमिट किया है तो ही के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगा के एस को ऐड किया है, तो वो हमारे पास हीज़ यानी ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ही इज़ की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है हीज़, ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी के साथ एस ऐड किया, हीज़। अच्छा, वोकैबुलरी एंड ग्रामर में पार्ट 3 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस बिलो
या यूनिट नंबर 3 में आप ये कर चुके हैं, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो उसी को आपने ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है, तो आप रिव्यू कर रहे हो तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है। ठीक है, तो नंबर 1 है कॉल मी व्हेन यू गेट होम फ्रॉम कॉलेज, कि जब आप दूसरा कॉलेज से घर आएँ तो आपने मुझे कॉल करना है, मुझे बताना है, बुलाना है। ठीक है, तो नंबर दूसरा यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, यानी 4 टाइप के सेंटेंसेस की वो सेंटेंसेस डिस्क्राइब हुए हैं। आपने बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। कॉल मी, यानी ये ऑर्डर दिया जा रहा है, कॉल मी व्हेन यू गेट होम फ्रॉम कॉलेज, के जब आप कॉलेज से घर आएँ तो मुझे कॉल करें, मुझे बुलाएं। ठीक है, तो ये ऑर्डर किया जा रहा है। जो भी कमांडिंग सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, हम इसको टिक लगाएंगे सी ऑप्शन को, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें किसी चीज़ का ऑर्डर दिया जाए, कमांड दी जाए। ठीक है, और ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। जैसे कॉल, कॉल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की ये पहचान है कि ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 है आई लाइक ऑमलेट्स, मुझे ऑमलेट पसंद हैं। ठीक है, ग्रेट इमोशंस को शो कर रहे हैं। आई लाइक ऑमलेट्स, मुझे ऑमलेट पसंद हैं, या मैं ऑमलेट पसंद करता हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो कर रहा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है एंड पे, सेंटेंस के एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अच्छा, इसमें ऑप्शंस 4 ही दी हुई हैं, यानी कि 4 टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उन्हीं में से आपने उनको टिक करना है जो यानी कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, नंबर 3 है व्हाई डिड द डॉग बिगिन टू बार्क, यानी कुत्ता क्यों भौंकना शुरू हो गया। तो ये यानी क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन के बारे में वो पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है कि क्यों कुत्ता भौंकने लग गया। तो इसका है यानी इंफॉर्मेशन ले रहा है, आस्क सम इंफॉर्मेशन, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नंबर 4 द ओल्ड मैन टोल्ड मी अ स्टोरी, बूढ़े आदमी ने मुझे स्टोरी बताई या स्टोरी सुनाई, स्टोरी कहानी बताई, कहानी सुनाई। ठीक है, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है और इसमें सिर्फ यानी स्टेटमेंट है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कोई बात बताई जा रही है। ठीक है, बूढ़े आदमी ने मुझे स्टोरी सुनाई, तो इसका इसमें ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं हो सकता, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी नहीं हो सकता और इम्पेरेटिव सेंटेंस भी नहीं हो सकता। ये सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अच्छा, नंबर 5 है मे आई हैव दिस बुक, क्या मैं ये बुक ले सकता हूँ, क्या ये मैं बुक, ये परमिशन के तौर पे वो क्वेश्चन कर रहा है, क्या मैं ये बुक ले सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, यानी परमिशन के तौर पे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मैं ये ऐसा कर सकता हूँ। तो ये ना इसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस भी नहीं बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी नहीं बोलेंगे और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी नहीं बोलेंगे, और ये हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी वो परमिशन ले रहा है, क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पूछ के यानी परमिशन के लिए क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, कि मैं ये बुक ले सकता हूँ। ठीक है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये हमारा वोकैबुलरी एंड ग्रामर का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हुआ। और अब हमारे पास आ जाता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या है, राइट ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज़ एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी माशरे के रुकन के तौर पर फ़राइज़ और हुकूक के बारे में बात करना है। ठीक है, यानी हमारे ये दूसरा माशरे के मेंबर होने की हैसियत से हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं। ठीक है, फ़राइज़ और हुकूक क्या हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। Yes, here is the topic is rights and duties as a member of society। ठीक है, ये राइटिंग स्किल्स में आपका ये टॉपिक दिया हुआ है और इस टॉपिक को आपने
यानी आपने राइट करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपने राइट करना है। और इसमें देखिए ये पैराग्राफ की सूरत में आपने ये राइट करना है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन एक समाजी जानवर है। वी कांट सर्वाइव विदाउट सोसाइटी, हम मुआशरे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। सर्वाइव बका, ज़िंदा रहना, ठीक है। हम मुआशरे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते या इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। वी हैव सम नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स टू लिव इन दिस सोसाइटी। वी हैव सम नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, नीड्स ज़रूरियात को बोलते हैं, रिक्वायरमेंट्स भी ज़रूरियात के उसमें आती हैं सिनोनिम के तौर पे। तो वी हैव सम नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, हमें कुछ ज़रूरियात की ज़रूरत होती है। टू लिव इन दिस सोसाइटी, इस मुआशरे में ज़िंदा रहने के लिए हमें मुआशरे में रहने के लिए कुछ ज़रूरियात चाहिए होती हैं, कुछ ज़रूरियात की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दिस नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड आवर राइट्स, ये जो ज़रूरियात हैं, ये जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमें चाहिए होती हैं, जो ज़रूरियात हैं वो हमारे हकूक़ होते हैं, ठीक है। जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमारे राइट्स होते हैं, ठीक है। तो एवरी वन इज़ अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, हर एक इस मुआशरे का रुकन है, मेंबर है। सोसाइटी डज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अ मैन, मुआशरा एक इंसान की फ़लाह बहबूद के लिए, वेलफेयर का मतलब होता है फ़लाह बहबूद, ठीक है। एक आदमी की फ़लाह बहबूद के लिए, एक इंसान की फ़लाह बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करती है, यानी बहुत ज़्यादा यानी जो मुआशरा वो इंसान की फ़लाह बहबूद के लिए बहुत कुछ करता है। इन रिटर्न, जवाब में, वी सर्व आवर कंट्री, हम भी मुआशरे को सर्व करते हैं या मुआशरे के लिए यानी मुआशरे को कुछ देते हैं, ठीक है। इन रिटर्न यानी वापसी, यानी इसके नतीजे में या उसके नतीजे में, ये इन जो मुआशरा हमें देता है उसके रिटर्न में, उसके नतीजे में हम भी सोसाइटी को रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे रिटर्न करते हैं, यानी हम सर्व करते हैं। कैसे सर्व करते हैं? दीज सर्विसेज आर कॉल्ड आवर ड्यूटीज़ टू अदर्स, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज जो हम मुआशरे को देते हैं, जो सर्व करते हैं, वो हमारी खिदमात होती हैं और वो खिदमात हम दूसरों के फ़राइज़ अदा कर रहे होते हैं, ठीक है। जो हमारी खिदमात होती हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, जो यही हमारे फ़राइज़ होते हैं, ठीक है। जो हम दूसरों को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो हमारे फ़राइज़ होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी के रुकन होने की हैसियत से, एवरी वन शुड हैव द नॉलेज, हर किसी को ये इल्म होना चाहिए, अबाउट हिज राइट्स एंड ड्यूटीज़, अपने हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में, ठीक है। राइट्स, हकूक़ और ड्यूटीज़, फ़राइज़, यानी हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में उसे इल्म होना चाहिए, हर एक को इल्म होना चाहिए। नेक्स्ट है गेटिंग एजुकेशन, यानी तालीम हासिल करना। टू लिव पीसफुली, अमन व अमान के साथ रहना। एंड स्पीक फ्रीली, और यानी आज़ादाना तौर पर बोलना, यानी आज़ादी राय। गेट द ट्रीटमेंट व्हेन वी सीक, यानी प्रॉपर इलाज की सहूलतें, इलाज मालजे की सहूलतें हासिल करना जब हम बीमार हों। हेल्थ एंड सैनिटेशन, सेहत और हिफ़्ज़ान सेहत से मुतल्लिक़ या सफाई से मतलब सैनिटेशन, सफाई को बोलते हैं। हिफ़्ज़ान सेहत से मुतल्लिक़ जो भी सहूलतें हैं उनको उनकी फ़राहमी। प्रोविज़न ऑफ बेसिक नीड्स, यानी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उनकी फ़राहमी। एज़ वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि पानी, गैस और बिजली। आर आवर राइट्स, ये हमारे हकूक़ हैं, ठीक है, ये हमारे राइट्स हैं। ये यानी जो चीज़ें भी डिस्क्राइब्ड अबव इन द सेंटेंस, जो भी चीज़ें बयान हुई हैं वो हमारे राइट्स हैं, ठीक है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा। गेटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ न्यू जॉब्स, नए काम के हासिल करने के मौके, यानी नए काम को हासिल करने के मौके। स्टेबल इकनॉमिक एंड पोलिटिकल इन्वायरमेंट्स, यानी मतवाज़न मुआशी और सियासी माहौल। आर आल्सो आवर फंडामेंटल राइट्स, ये सब चीज़ें भी हमारे बुनियादी हकूक़ में शामिल हैं, ठीक है। फंडामेंटल बुनियादी को बोलते हैं, ये हमारे बुनियादी हकूक़ में शामिल हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से, वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटीज़
honestly. हमें अपने फ़्राइज़ जो हैं वो ईमानदारी के साथ अदा करने चाहिए, ठीक है। जब हम हकूक़ की बात करते हैं तो हमें हकूक़ के साथ साथ हमें फ़्राइज़ भी अदा करने चाहिए, ठीक है। वी शुड एक्ट अपॉन द लॉ एंड ऑर्डिनेंस, हमें कानून पर अमल करना चाहिए, यानी जो मुल्क के कवानीन हैं उन पर अमल करना चाहिए। लॉ का मतलब भी कानून होता है, ऑर्डिनेंस का मतलब भी कानून होता है, ठीक है। वी शुड लेट द पीपल टू लिव फ्रीली, हमें लोगों को आज़ादी से रहने दीजिए, यानी हमें उन पर यानी जो जैसे वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उन्हें ज़िंदगी गुजारने देना चाहिए, ठीक है। हमें उन पर कदोगन नहीं लगाने चाहिए। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय आवर नेशनल प्रॉपर्टी, हमें अपनी कौमी अमलाक जो हैं उनको तबाह नहीं करना चाहिए, तबाह बर्बाद नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह बर्बाद, नेशनल प्रॉपर्टी कौमी अमलाक, ठीक है। हमें अपनी कौमी अमलाक को तबाह बर्बाद नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स, हमें दूसरों के साथ ताउन कर हमें दूसरों के लिए मददगार रहना चाहिए। वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स, हमें दूसरों के लिए मददगार होना चाहिए, ठीक है। बी अटेंटिव, आगाह रहो, ख़बरदार रहो। आवर ड्यूटीज़, हमारे फ़्राइज़ आर द राइट्स ऑफ अदर्स, हमारे जो फ़्राइज़ हैं वो दूसरों के हकूक़ हैं, ठीक है। यानी जो हम फ़र्ज़ अदा करते हैं वो दूसरों के वो दूसरों को हकूक़ मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे फ़र्ज़ हैं वो दूसरों के हकूक़ हैं। इफ़ यू वांट योर राइट्स, अगर आप अपने हकूक़ चाहते हैं, अगर आप अपना हक चाहते हैं, डू योर ड्यूटीज़ फर्स्ट, तो आप सबसे पहले अपना फ़र्ज़ अदा कीजिए, ठीक है। अगर आप अपना हक चाहते हैं तो सबसे पहले अपने फ़र्ज़ अदा कीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और राइटिंग स्किल्स में आप ख़ुद भी कोशिश किया करें सेल्फ़ राइटिंग करने की, और सेल्फ़ राइटिंग में यानी यूजेस, टेंसेस, इनका ख्याल रखें, और प्राइमरी वर्ब्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स, इनके यूजेस का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मैं जल्द ही ग्रामर के वीडियो भी अपलोड करूँगी, और इंशाल्लाह वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। एंड इफ़ यू आर द न्यू वन on this channel, please subscribe my channel and press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. Okay, see you in the next video. Till then, bye, Allah Hafiz.